हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हम कहाँ तक पढ़े थे? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। हमने सेल पढ़ लिया था, सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं, सेल की डिस्कवरी पढ़ ली थी, सेल थियरी पढ़ लिया था, क्या क्या पार्ट होते हैं सेल में पढ़ लिया था। हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट होते हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे। ऐसे एक सीक्वेंस में हम पढ़ते हुए आगे जाएंगे। तो हम आज क्या देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले हम देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कल हमने कुछ बातें बताई थी, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही शुरू करते हैं। कल बताई थी, इसका कोई बात नहीं, कल बताया था, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आज हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मार्कर कहीं नहीं चल रहा, दूसरा यूज कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है? सेल का जो आउटर, सबसे आउटर लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको अगर इमेजिन करना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अगर हम एक गुब्बारा लें, एक बलून लें, बलून में हम वाटर फिल कर लें। वाटर क्या है? उसका सब्सटेंस है, प्रोटोप्लाज्म है अंदर। एक बलून ले रहे हैं, एक बलून ले रहे हैं, इसमें वाटर फिल कर ले रहे हैं, अंदर से वाटर फिल कर ले रहे हैं। तो क्या है इसमें जो वाटर है, क्या हो गया? इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया, इसका फ्लूइड पार्ट हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया वाटर इसका। इसका मान लेते हैं। तो बलून है, बलून क्या कर रहा है? बलून क्या कर रहा है? तो इसमें वाटर फिल कर रहे हैं, तो बलून क्या कर रहा है? वाटर को एक शेप दे रहा है, वाटर को एक शेप दे रहा है, वाटर बाहर नहीं आ रहा है। तो क्या है? बलून की ये वॉल है कि इसको बाहर से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? थिन इलास्टिक लेयर है, इलास्टिक लेयर है। और क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, इलास्टिक है और लिविंग है। इलास्टिक का मतलब इसमें पानी भरा है, अगर यहाँ से हम इसको कंप्रेस कर दें, इसको हम यहाँ से कंप्रेस कर दें, यहाँ से ऐसे प्रेशर लगा दें तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, एक मतलब इलास्टिक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow exit and entry of, क्या करता है? अलाउ करता है। एग्जिट मतलब सेल में से किसी चीज के निकलने को क्या कहेंगे? एग्जिट कहेंगे। और किसी चीज को एंटर करने को क्या कहेंगे? एंट्री कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मटेरियल्स, in and out of the cell, क्या कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अलाउ कर रहा है एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मटेरियल को अंदर आने में और बाहर जाने में, इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट करता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। एक नया वर्ड आ गया, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका क्या मतलब होता है?
आप सेलेक्टिव का मतलब जानते हैं, कुछ विशेष चीजों को अंदर और बाहर आने की अनुमति प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। ऐसा नहीं है कोई भी मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, नहीं, बकायदा उसके चैनल से, उसके गेट से होकर उसको जाना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है, वो बकायदा उसको चेक करेगा, जो चीज जाने लायक होगी अंदर वो जाएगी, जो चीज नहीं जाने लायक होगी नहीं जाएगी। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही जाते हैं अंदर। तो हम क्या देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थिन और इलास्टिक लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ सब्सटेंस के लिए, उस सिलेक्टिवली मतलब निश्चित है किसके लिए परमिएबल है, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आपको याद करना हो तो इसी प्रकार एक बलून इमेजिन कीजिए। बलून कैसा होता है, पतला स्ट्रक्चर होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होने वाले मूवमेंट के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है किसी जैसे आप जानते हैं अमीबा जो है, अमीबा चल नहीं रहा है मार्कर, अमीबा जो होता है, अमीबा एक सेल का बना होता है, एक सेल का मान लो अमीबा स्ट्रक्चर है, एक सेल का बना है। प्लाज्मा यहाँ एक कोई फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करेगा, फूड पार्टिकल के पास आएगा, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर धंसा लेगा, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर धंसा लेगा, अपने अंदर धंसा लेके अंततः इसको अपने अंदर कर लेगा। तो अगर ये फ्लेक्सिबल ना होता, अगर ये रिजिड स्ट्रक्चर होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये काम नहीं कर पाता, भोजन अपना कैप्चर नहीं कर पाता है, ये इसका फूड है, इसको फूड को अपने कैप्चर नहीं कर पाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। अब हम मूवमेंट को देखेंगे, क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट across cell membrane। इसमें पहला मूवमेंट क्या है, डिफ्यूजन। अभी कंफ्यूज ना होइए, हम बता रहे हैं डिफ्यूजन क्या है, एकदम सरल शब्दों में बता रहे हैं। डिफ्यूजन क्या है, ए स्पॉन्टेनियस movement of substance spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to lower concentration। अब आप समझिए डिफ्यूजन क्या है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट में किसी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ना कोई एनर्जी लग रही, अपने आप मूवमेंट हो रहा है। कहां से हो रहा है, एक हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से, एक हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम पूजा घर में अगरबत्ती जलती है, धूप बत्ती जलती है, तो वहां से सुगंध कहां तक आती है, कमरे तक आती है, पूरे घर में आती है। क्या है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन वहां जली, वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, उसकी खुशबू यहाँ तक आई गैस के रूप में।
और किचन में खाना बन रहा, उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाती है। तो यही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। और डिफ्यूजन किसमें सबसे ज्यादा होता है? डिफ्यूजन गैस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत कम होता है, सॉलिड का डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। गैस का होता है, लिक्विड का होता है, और किसका डिफ्यूजन होता है? सॉलिड का डिफ्यूजन। तो अगर आपको लिखने को आ जाए कैसे, किसमें सबसे ज्यादा होता है? गैस, डिफ्यूजन में गैस, लिक्विड, उसके बाद क्या हो गया? सॉलिड। गैस का सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का होता है, सॉलिड का होता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं लग रही। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक रीजन है जहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, एक रीजन है जहां कॉन्सेंट्रेशन लो है, वहां से अपने आप मूवमेंट होगा। जैसे आप देख रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। हम क्यों ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्यों CO2 निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते कि हम CO2 ले लें और ऑक्सीजन निकाल दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में कितना है? 21% है, और हमारे सेल में कम है, इसीलिए इसका मूवमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, इसका मूवमेंट अंदर की तरफ हो रहा है। हम इसको इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और सेलुलर लेवल पर CO2 बन रहा है, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो हम CO2 को रिलीज करते हैं, तो हम CO2 निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। किस लिए लेते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट में, आपके बाहरी वातावरण में जो है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और हमारे अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसीलिए हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर से CO2 निकालते हैं। क्योंकि हमारे सेल के लेवल पर रेस्पायरेशन होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट में CO2 बनता है, CO2 का लेवल वहां ज्यादा हाइयर होता है, वहां से CO2 बाहर की तरफ निकाला जाता है। हम ऐसे सांस ले रहे हैं, क्या हम ऑक्सीजन ले रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, इसीलिए होता है। इसमें अगला मूवमेंट होगा, आप नोट कर सकते हैं, इतना ही नोट कीजिए, आपके लेवल पे इतना बहुत एनफ है, आपको अच्छे से आ जाएगा। अब आते हैं ऑस्मोसिस। क्या देखते हैं हम? ऑस्मोसिस। क्या? ऑस्मोसिस। पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? सॉल्यूशन होता क्या है? क्या हम एक बीकर में वाटर ले रहे हैं, वाटर लिए, इसमें वाटर है, H2O है, प्लस शुगर है, और एक बीकर में H2O है, वाटर है, प्लस सॉल्ट है। तो कौन सा इसमें सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं? तो दोनों सॉल्यूशन है, वाटर के साथ किसी सॉल्वेंट का मिलना सॉल्यूशन है। देखो, सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट है, वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं, और ये क्या है? सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। इसी के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करेंगे तो हम सॉल्यूशन की टाइप को जान पाएंगे, सॉल्यूशन का टाइप कितना है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? शुगर हो गया, आप चीनी डालते हैं पानी में, वो भी एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। आप चीनी डालते हैं और नमक डालते हैं पानी में, वो भी एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो जानिए क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्वेंट इक्वल प्लस सॉल्यूट। डालते हैं, देखते हैं आगे। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं?
हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? हाइपरटॉनिक में, हाइपरटॉनिक, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टॉनिक को सॉल्यूट, जब सॉल्यूट ज्यादा हो, सॉल्यूट ज्यादा हो किससे? सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट से, तो क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटॉनिक होगा। और हाइपो, हाइपो मतलब कम, जब सॉल्यूट कम हो, सॉल्यूट क्या हो? सॉल्यूट कम हो, लिख लेते कम हो, और क्या हो? सॉल्वेंट ज्यादा हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटॉनिक। ज्यादा, ज्यादा मतलब मोर और लेस। और आइसोटॉनिक में सॉल्यूट प्लस जो सॉल्यूट है वो क्या है? इक्वल टू है किसके? सॉल्वेंट की। तो आई होप समझ रहे होंगे आप। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्यूट में क्या आ सकता है? कोई सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल में क्या? आपको NaCl आप ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कितने प्रकार का हुआ? हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक। हाइपरटॉनिक क्या होता है? जहां सॉल्यूट ज्यादा हो। सॉल्यूट का मतलब जिसमें घुलने वाला पदार्थ ज्यादा हो, जो बाहर से आप जिसमें घोलते हैं, जो घोलते हैं वो ज्यादा हो। सॉल्यूट ज्यादा हो। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड पोर्शन कम हो, लिक्विड पोर्शन कम हो, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटॉनिक। टॉनिक का मतलब, हाइपर का मतलब ज्यादा, टॉनिक का मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट ज्यादा है तो हाइपरटॉनिक। हाइपोटॉनिक में सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, चीनी कम है पानी ज्यादा है, ऐसे याद रखो। आइसोटॉनिक में चीनी और पानी की मात्रा दोनों बराबर है। इसमें क्या है? इसमें चीनी ज्यादा है, पानी कम है। अब समझ रहे होंगे। अब हम ऑस्मोसिस पे बात करते हैं, लिख लीजिए। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from its higher concentration to lower concentration। आप कहेंगे सर आपने वहां भी बताया था हाइयर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, वहां हमने स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बताया था। वहां गैस, वहां हर चीज के बारे में बात हुई थी, गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे जो। लेकिन जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ स्पेसिफिक है वाटर मॉलिक्यूल का, फ्रॉम इट्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, जहां पानी की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा से कम की ओर जा रहा हो, तो आप यहाँ एक बना लिए, मान लो हमने एक बना लिया ये ऐसे टाइप का। यहाँ हमने वाटर के मॉलिक्यूल को, मान लीजिए हमने यहाँ 2 2 4 2 4 2 8 2 मान लो 10 मॉलिक्यूल वाटर के बना लिए, 10 मॉलिक्यूल वाटर के बना लिए। यहाँ हमने मान लो 5 मॉलिक्यूल वाटर के बनाए, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल वाटर के बनाए। अब वाटर कहाँ से? अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से।
इसमें हमने चीनी घोल दिया, मान लो इसमें 3-4 मॉलिक्यूल चीनी के हैं, इसमें 1-2 मॉलिक्यूल है, तो वाटर कहाँ से आएगा? वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जो ओर जब आएगा तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस क्यों जरूरी है? ऑस्मोसिस क्यों जरूरी है? जो प्लांट है आपका, प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर वाया ऑस्मोसिस। प्लांट सेल वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। और प्रोसेस तब तक चलती है जब दोनों तरफ वाटर का मॉलिक्यूल बराबर नहीं हो जाता है। प्रोसेस तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम ना इस्टेब्लिश हो जाए। यहाँ 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, यहाँ भी 10 मॉलिक्यूल हो जाए तो दोनों का इक्विलिब्रियम हो गया, ना यहाँ ज्यादा है ना यहाँ ज्यादा है, तो इससे क्या होगा? तो प्रोसेस स्टॉप कर जाएगी। तो ऑस्मोसिस के बारे में भी हमने देख लिया। नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया नहीं है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग अलग होती है। प्लांट सेल में जो होता है, हमने सेल बताया, सेल ऐसे होता है, मान रहे हैं सेल, या न्यूक्लियस हो गया। ये एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल में सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, कहने हमें दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। और हम जब यहाँ प्लांट सेल बनाते हैं तो प्लांट सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी ए है, सेल मेम्ब्रेन इसकी ए है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल का फीचर होता है, हर प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस बताइए, आपको प्राइमरी डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो है यही बताना है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। और सेल वॉल कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है या बाहर होता है? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ सेल वॉल होता है। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिजिड होता है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल, इलास्टिक स्ट्रक्चर है। लेकिन सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड है, जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसको दबाने पे ऐसे दबेगा नहीं। हमारी यहाँ की मसल्स ऐसे दब रही है, क्यों? हम एनिमल्स हैं, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं है। क्या आप किसी प्लांट का तना दबा सकते हैं? क्या आप किसी प्लांट का तना या किसी चीज को ऐसे दबा सकते हैं? नहीं, उसमें सेल वॉल होता है जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए नहीं दबती। दबने का बात यहाँ तो ऐसे नहीं
ये तो गलत हुआ मान लीजिए, लेकिन हाँ ऐसे भी जानते रहिए, ठीक है। सेल वॉल के बारे में 2-4 पॉइंट लिख लेंगे। सेल वॉल किसमें होता है? सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। किसकी सेल्स में? प्लांट सेल। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर होता है, और फ्रीली परमिएबल होता है, किसी चीज के मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। फ्रीली परमिएबल। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके बाहर जिसको हमने बताया सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, अलाउ करता है, कुछ चीजों को अंदर जाने को अलाउ करता है। लेकिन सेल वॉल ऐसा कुछ नहीं करता है। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, फ्रीली परमिएबल है, प्रोवाइड रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड एंड टफ स्ट्रक्चर। तो हमारे ख्याल से इतना बहुत हो गया सेल वॉल के बारे में। और किसका बना होता है? मेड अप ऑफ, एक सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज में। प्लांट सेल में सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज में। फिर बैक्टीरिया, और उसमें हम देखेंगे किसका बना होता है, इसमें अलग बना होता है, आपके लेवल का नहीं है, लेकिन मेड अप ऑफ प्लांट सेल में किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो आप इतना जानिए। आज हम इतना ही देखते हैं, लेकिन हमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है, फ्रीली परमिएबल है, रिजिड है, सेलुलोज का बना होता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग नहीं होता है, लिविंग होता है सेल मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल नहीं होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसी का उल्टा लिखना है, मेड अप ऑफ किसका बना होता है? वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका एक कंपैरिजन आप लिख सकते हैं अगर आता है तो, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं सेल वॉल के बाद। अभी हम आपको न्यूक्लियस के बाद हम बताएंगे आपको न्यूक्लियस के बारे में।